मिशन दक्षिण पर निकले पीएम मोदी आज केरला में रहेंगे, जहां वो सुबह 10:30 बजे पलक्कड़ में रोड शो करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर तमिलनाडु लौटेंगे और सलेम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी का पूरा फोकस इस लोकसभा चुनाव में जीत का नया रिकॉर्ड बनाने पर है। इसके लिए पार्टी का टारगेट एनडीए गठबंधन को 400 पार पहुंचाने पर है। ये टारगेट खुद पीएम मोदी ने सेट किया है, लेकिन पीएम मोदी और बीजेपी आलाकमान दोनों को पता है कि दक्षिण में जीत के बिना 400 पार का लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं है। बस इसी वजह से प्रधानमंत्री खुद दक्षिण का दुर्ग फतह करने के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। आज पीएम मोदी केरल में होंगे, जहां सुबह 10:30 बजे पलक्कड़ में रोड शो करेंगे, जो कोट्टा मैदान से शुरू होकर प्रधान डाकघर की तरफ जाएगा। प्रधानमंत्री का रोड शो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए होगा। इसके बाद पीएम मोदी फिर से तमिलनाडु लौटेंगे और सलेम में जनसभा को संबोधित करेंगे। सोमवार को भी प्रधानमंत्री तमिलनाडु में थे, जहां उन्होंने कोयम्बटूर में रोड शो किया था। इससे पहले कर्नाटक के शिवमोगा में रैली के साथ ही तेलंगाना का दौरा भी किया था, तो रविवार को आंध्र प्रदेश के पलनाडु में थे। इन रैलियों के पीछे पूरा फोकस पार्टी को इन राज्यों में मजबूत करना और ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करना है। बीजेपी सांसद सदानंद गौड़ा ने पहले चुनावी राजनीति से संज्ञान लेने का ऐलान किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वे चुनाव लड़ना चाहते हैं और इस बीच सदानंद गौड़ा ने दावा किया है कि कांग्रेस ने उनसे संपर्क किया है। लोकसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही देश में राजनीति का पारा बढ़ने लगा है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सदानंद गौड़ा को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि वे लोकसभा में टिकट नहीं मिलने के बाद कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दरअसल सदानंद गौड़ा खुद भी ये दावा कर चुके हैं कि कांग्रेस ने उनसे संपर्क किया है। तमाम दावों के बीच सदानंद गौड़ा ने कहा कि वे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना फैसला बताएंगे। बीजेपी सांसद सदानंद गौड़ा ने कहा है, मैंने राजनीति से दूर रहने का फैसला किया था, लेकिन राज्य के सभी वरिष्ठ नेताओं ने मुझे चुनाव लड़ने की सलाह दी है, लेकिन पार्टी ने मुझे शर्मिंदा किया। मैं अपने परिवार से बात करने के बाद फैसला करूंगा। सोमवार को सदानंद गौड़ा ने अपना जन्मदिन मनाया। इस बीच बेंगलुरु उत्तर से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के फैसले पर नाराजगी जाहिर की। सदानंद गौड़ा ने कहा कि पार्टी के नेताओं ने भी उनसे संपर्क किया और चर्चा की। वहीं कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी सदानंद गौड़ा का स्वागत करेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रचार के लिए 21 दिन की राज्यव्यापी बस यात्रा पर निकलने वाले हैं। वो अपनी यात्रा 26 या 27 मार्च से शुरू कर सकते हैं। वाईएसआर प्रमुख वाई जगन मोहन रेड्डी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए प्रदेश भर में बस यात्रा पर निकलने वाले हैं। यात्रा 26 या 27 मार्च को शुरू हो सकती है। बस यात्रा 21 दिन तक चलने की उम्मीद है, जिस दौरान जगन मोहन रेड्डी जमीन पर मतदाताओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बस यात्रा के दौरान रोजाना सुबह एक बातचीत सत्र होगा और उसके बाद दोपहर में एक सार्वजनिक सभा होगी। इस चर्चा का मकसद उनकी सरकार के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए जनता से सुझाव मांगना है। आंध्र प्रदेश में 13 मई 2024 को केवल एक चरण में 25 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव होंगे। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट हैं। इस साल जनसेना आंध्र प्रदेश में बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन में आम चुनाव लड़ रही है। सीट बंटवारे के समझौते के मुताबिक बीजेपी आंध्र प्रदेश में 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि टीडीपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2019 में वाईएसआर ने 22 सीटें जीती थी, जबकि 3 सीटें चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के खाते में गई थी। लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होने वाली है और इसके बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होगी। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही चुनावी हलचल भी तेज है। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। ऐसे में अब केवल 1 महीने का वक्त ही बचा है, जिसको देखते हुए राजनीतिक दलों ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक सुबह 10 बजे से एआईसीसी मुख्यालय में होगी। इस मीटिंग के बाद पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होगी। सीईसी की मीटिंग में पार्टी के शेष उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस ने अब तक 2 अलग-अलग लिस्ट में कुल 82 उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक पार्टी में मसौदा घोषणा पत्र को मंजूरी मिलेगी, जिसमें न्याय के लिए 5 गारंटी दी गई है।
इस बार कांग्रेस भागीदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। इन गारंटियों की घोषणा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पहले ही कर चुके हैं। तो साथ ही साथ कांग्रेस आज मध्य प्रदेश में बची हुई सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा कर सकती है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज होने वाली बैठक के बाद मध्य प्रदेश की बची हुई 18 लोकसभा सीटों के लिए पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी खजुराहो सीट इंडिया गठबंधन की अपनी सहयोगी समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दी है। समाजवादी पार्टी ने अभी तक इस सीट से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट हैं और बीजेपी ने सभी पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अब तक 10 नाम जारी किए हैं और 18 उम्मीदवारों के नाम तय किए जाने बाकी हैं, जिस पर आज फैसला होने की उम्मीद है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज मध्य प्रदेश की बची हुई 18 लोकसभा सीट से उम्मीदवारों पर अंतिम फैसला करने के लिए दिल्ली में सीईसी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी पहले ही उम्मीदवारों के नाम पार्टी की चुनाव समिति को भेज चुकी है। मध्य प्रदेश में 19 अप्रैल से 13 मई के बीच 4 चरणों में मतदान होगा। 2019 में 29 में से 28 सीट अकेले बीजेपी ने जीती थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ छिंदवाड़ा सीट पर कब्जा करने में कामयाब रही थी। और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि MNS पार्टी जल्द ही एनडीए का हिस्सा बन सकती है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। राज ठाकरे और उनके बेटे अमित ठाकरे दिल्ली में हैं। बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग होने की जानकारी भी आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और बीजेपी के बीच गठबंधन की अटकलों ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी राज ठाकरे के साथ हाथ मिला सकती है। इस सिलसिले में राज ठाकरे और अमित ठाकरे सोमवार रात 9:30 बजे दिल्ली पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग कर सकते हैं और इस दौरान अगर दोनों के बीच सहमति बन जाती है तो राज ठाकरे एनडीए में शामिल हो जाएंगे। ऐसी अटकलें हैं कि MNS लोकसभा चुनावों के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन से 1 या 2 सीटों की मांग कर रही है। MNS की नजर दक्षिण मुंबई और शिरडी लोकसभा सीट पर है। इस समय देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी दिल्ली में हैं। बीजेपी और MNS दोनों ही हिंदुत्व विचारधारा में विश्वास रखते हैं और गठबंधन के लिए इच्छुक हैं। 2019 के चुनाव में राज ठाकरे ने अपने उम्मीदवार तो नहीं उतारे थे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ प्रचार जरूर किया था। ऐसे में हो सकता है कि बीजेपी 1 या 2 सीट देकर राज ठाकरे को अपने साथ कर ले और अगर ऐसा हुआ तो इससे इंडिया गठबंधन का बड़ा नुकसान संभव है। और देखिए, अगर राज ठाकरे एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो इसके क्या मायने होंगे और इससे एनडीए गठबंधन को क्या फायदा होगा, ग्राफिक्स के जरिए एक बार समझ लेते हैं। देखिए, पहला यह है कि मराठी वोटर को आकर्षित करना, दूसरा यह है कि उद्धव ठाकरे को मिल रही सहानुभूति को रोकना। ये तमाम ऐसे जो मायने एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। तीसरा फायदा भी और एक तरीके से ये वजह भी हो सकती है कि चुनाव में एनडीए के पक्ष में राज ठाकरे की आक्रामक भाषण शैली और तेज तर्रार छवि का फायदा एनडीए उठाना चाहता है। इसी वजह से एनडीए में शामिल हो सकते हैं राज ठाकरे। राज ठाकरे की मौजूदा हिंदुत्ववादी राजनीति की वजह से अगर वो अलग चुनाव लड़ते हैं तो हिंदुत्ववादी वोटों के विभाजन का भी एक तरीके से डर है। ऐसे में एनडीए में राज ठाकरे की एंट्री आज हो सकती है और उसके तमाम मायने भी निकाले जा रहे हैं। इधर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया कि लोकसभा चुनावों के लिए महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों की लिस्ट 2-3 दिन के भीतर जारी कर दी जाएगी। और माना यह जा रहा है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप को 20 सीटें, कांग्रेस को 15 सीटें, एनसीपी शरद पवार गुट को 9 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों की सूची अगले 2 से 3 दिन के भीतर जारी कर दी जाएगी। कांग्रेस ने सांगली संसदीय क्षेत्र से विशाल पाटिल को मैदान में उतारने का फैसला किया है। राहुल गांधी जी का त्याग और परिश्रम और तपस्या ये देश के लोगों ने एक्सेप्ट कर ली है। जिस तरह से 25 गारंटी राहुल गांधी जी ने देश की जनता को दी है, इसका विश्वास लोगों का राहुल गांधी के प्रति बढ़ गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के मुताबिक राहुल गांधी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की रैली में महिलाओं और युवाओं से जुड़े अहम मुद्दों पर बात की थी, लेकिन बीजेपी इन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। नाना पटोले ने आरोप लगाया कि गोरक्षकों का समर्थन करके और गौ मांस निर्यात करने वाली कंपनियों से चुनावी बॉन्ड के जरिए धन लेकर हिंसा भड़काने के मामले में बीजेपी के दोहरे मापदंड हैं। चुनावी बॉन्ड के जरिए बीजेपी का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है।
Z News.